नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ये बताता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, हमें किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से डिसाइड कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति के समूह में 20 किग्रा 10 व्यक्ति के समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने पर उनका औसत वजन 7.9 किग्रा बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? बहुत सिंपल सवाल है। एसएससी जीडी पिछले साल पिछला जो एसएससी जीडी का जनवरी में एग्जाम हुआ था 16 जनवरी 2023 सिर्फ नंबर 4 का क्वेश्चन है। और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ऐसा होगा 10 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 20 है। अगर एक व्यक्ति जा रहा है, उसके व्यक्ति पर जो नया व्यक्ति आ रहा है अगर उसका भी वजन 20 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी गया और उसकी जगह पे उतने ही वजन का व्यक्ति आ जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा, और फर्क ये पड़ा कि 20 तो 20 औसत रह ही गया, प्लस औसत में वृद्धि हो गई कितनी? 7.9 की। कितने लोगों में? 20 लोगों में। तो कुल नए व्यक्ति का वजन हो गया 20 + 79, इट मीन्स की 99। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात को फिर से समझ लो, बिना पेन पेपर का सवाल है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के समूह में 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से उसका औसत वजन 7.9 किग्रा बढ़ गया। जो व्यक्ति गया वह 20 किग्रा का था। अगर कोई जो व्यक्ति आया वो भी 20 किग्रा का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत पे फर्क पड़ा। और वो फर्क क्या था? पॉजिटिव था। इसका मतलब जो व्यक्ति आया वो 20 से ज्यादा का था। और कितना ज्यादा का था? 20 तो था ही था, प्लस औसत में उसने वृद्धि कर दी 7.9। एक गया और एक आया, यानी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 10 के 10 रह गए, सॉरी ये 20 नहीं होगा, 10 होगा। 10 रह गए तो 79 × 10, तो 20 + 20 + 79, 99। जो नया व्यक्ति आया उसका औसत वजन 99 है। कह रहे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023। ये सिर्फ नंबर 4 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। औसत है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का। तो पहला 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 19 और ये 23 हो गया बटा 9। जोड़ लेना है। जब आप इसको जोड़ लोगे तो आपको योग मिलेगा 100, और 100 बटा 9 का मतलब हो गया ये 100 है। 100 बटा 9 का मतलब हो गया 11 सही 1 बटा 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटे 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। सिंपल, सबको पता है, ध्यान दीजिए। क्षेत्रिक 18 और 2 200, एक ए बराबर हो गया 200। भाई इसको मिनट में बदल लो ना, 200। ध्यान देना जरा सा। बी बराबर हो गया 1 घंटा 50 मिनट यानी 100 ये 200। ए 200 हो गया 200 मिनट। बी हो गया 60 50 110, और सी हो गया 6 घंटा 20 मिनट मतलब 6 6 के 36 360 और 20 380। और होता क्या है चतुर्थानुपाती? चतुर्थानुपाती होता है BC/A, यानी 110 × 380 बटा 200। 19 × 19 की 9 हासिल 1,
और 19 का 19 एक 20, 209। 209 का मतलब कितना हो गया? 6 त्रिक 18, 3 घंटा 180 और 29 मिनट। 3 घंटा 29 मिनट, ऑप्शन ए इसका चतुर्था अनुपाती हो गया। कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 75% किराए और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और तब भी 1700 रुपए मासिक बचाते हैं। उनकी मासिक आय क्या है? सिंपल सवाल है यार। 85 और 75 यानी बचता कितना है? 85% बचता है और 25% बचता है। ध्यान देना, शर्मा जी की मान लीजिए आय x है। सपोज करिए कि शर्मा जी की आय x है, तो x बराबर हो जाएगा x गुणित 85% किराए पर तो बचा कितना? 15% किराए पे तो बचा कितना? 85% बटा 100 और गुणित 75 शेष भाग का 75% खर्च किया तो बचा कितना? 25% और ये बराबर है 1700 के। तो x बराबर हो जाएगा कि 1700 गुणित 100 गुणित 100 बटा 85 गुणित 25। 25 चौका 100, 17 से 100 बार कटेगा, 17 पचे 85, 5 20 हम 100, 4 दूनी 8 80, 8000। यह आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31%, सवाल थोड़ा मैं आपके लिए क्लियर पढ़ दूं, सवाल में कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे दूसरा मामला है, वो मामला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और शेष का नहीं और 9% क्रमशः भोजन और कपड़े पर खर्च करता है, यानी 31% और 9 40% वो कहां पे? भोजन और कपड़ों पे खर्च कर देता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा, 40% खर्च हो गया कहां कहां खर्च हो गया? भोजन कपड़े पर, और जो शेष बचा उसका 1/3 खर्च कर दिया उसने शिक्षा पर। वह प्रतिमाह 4500 रुपए बचाता है, जो कि भोजन कपड़े और शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। समझ रहे हैं? यानी कहीं और भी खर्च करता होगा। अब आप इस सवाल को कैसे करोगे, इसको समझ लो जरा सा। देखो, मान लेते हैं वो 100 रुपए कमाता है। सपोज करिए 100 रुपए व्यक्ति कमाता है, 31% और प्लस 9 यानी 40% वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी होती है? 60% की। ये खर्च कहां कर दिया उसने? भोजन और कपड़े पे। फिर इसका 1/3 यानी कितना? 20 खर्च कर देता है किस पे? शिक्षा पे। तो बचा कितना? 40। ये 40 बचा। अब क्या कहता है? वह प्रतिमाह 4500 रुपए बचाता है, जो भोजन और कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। यही शेष राशि है और इसका आधा यानी 1/2 20 बराबर है 4500 के। तो पूरी आय कितनी हो जाएगी? 100% बराबर 22,500। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? 31,9 40% खर्च कर दिया उसने भोजन और कपड़े पर। शेष का 1/3 बचा कितना? 60। उसका 1/3 यानी 20 उसने खर्च कर दिया किस पे? शिक्षा पर खर्च कर दिया। बचा कितना? 40। और वो 4500 रुपए बचाता है, जो कि उस 40 का आधा है, यानी 20% है। 20% बराबर 45, तो 100% बराबर 22,500। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है। 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है यार, एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 के सिर्फ नंबर 3 का क्वेश्चन है। 15,000 का सामान बेचा, 3,000 का लाभ हुआ, यानी सीपी कितना हो गया? 12,000 और लाभ है 3,000 का।
तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25%। क्लियर कहानी? बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है, उसके परिवहन पर 240 रुपए खर्च होते हैं। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? सवाल सिंपल सवाल है। 1360 की अलमारी है और 240 और खर्च हो रहा है, 14,360 प्लस 240 यानी सीधा सीधा 14,600 रुपए। ये क्या हो गया? आपका सीपी हो गया। और 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 14,600 गुणित 115 बटा 100, 0000 से खत्म। सॉल्व करोगे ये तो 6×5 जीरो, ये आ जाएगा आपको अलमारी वाला मामला। इसको आप सॉल्व करेंगे तो गुणा कर लीजिए आप कि ये हो जाएगा 16,790। गुणा कर लीजिए 16,790। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाए। 16,790 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिए। एक डीलर एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 1,20,000 अंकित करता है। एक डीलर एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 1,20,000 अंकित करता है और उस पर 12% की छूट देता है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ एरर है, मैं उसको सही कर दे रहा हूं। 12% छूट देता है, उसके विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, समझ लीजिए कि 1,20,000 का एयर कंडीशनर है, 12% की छूट है, यानी 88% का भुगतान होगा। 0000 से खत्म, 00 उतार लेंगे, 12×8=96, 12×8=96, 105, 1,05,600 का वो होगा 1,05,600, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1,00,000 ये है 1,05,600, 1,05,600 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 है, 800 रुपए है, 800 रुपए है, 800 रुपए है, अंकित मूल्य 800 रुपए है। यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक, यदि इसे 15% और 20% क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दो छूट इस पर दे रहे हो आप, 800 है और 800 का ये 85/100 और फिर 80/100। ठीक है, 0000 से खत्म, 1010 से खत्म, 5 दूनी 10, 17 पचे 85 और 2 चौके 8, 32 गुणित 17, 17 दूनी 34, 3, 17 3 51 3, 544 रुपए। क्लियर है कहानी? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी? ध्यान से समझिएगा, कह क्या रहे हैं आपसे। सवाल बहुत सिंपल सा है कि 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी? अब आप ध्यान से समझो कि अगर ब्याज दर 3.5% की वृद्धि हो रही तो जो वृद्धि है वहीं उठा के जोड़ दीजिए। 5,000 रुपए का 3.5% की दर से 6 साल का ब्याज क्या होगा? वो जो आएगा 0, 50, एक जिसको खत्म करें 5 गुणित 35 अगुणित 6, 6 पंजे 30, 35, 105, 1,050। ये ब्याज में वृद्धि हो जाएगी और मूलधन जो है 7,550, ये पहले का ब्याज है, मिश्र धन है, सॉरी। तो 0, 5, 5, 10 की 0, 1, 5, 6 और 8,600, इसका आंसर हो जाएगा। बात को समझ लो फिर से। कह रहे हैं कि 5,000 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज 6 वर्षों में 7,550 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3.5% की वृद्धि हो जाए तो कर लिया, 5,000 का 3.5% की दर से ब्याज आ गया 1,050। यही तो अब वृद्धि 3.5 की थी तो ब्याज में 1,050 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 7,550 में 1,050 बढ़ जाएगा, यानी 8,600 हो जाएगा मिश्र धन आपका। क्लियर है? अगला सवाल,
विमला ने 7200 रुपए की राशि समान साधारण ब्याज की दर पर और वर्ष समान साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार ली। निश्चित समय के बाद 5832 रुपए ब्याज देती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, समझ लीजिए एक बार। आपका ब्याज हो गया 5832 गुणित 100 बटा मूलधन 7200 बराबर आर स्क्वायर। ठीक, अब ये काट लीजिए, 0000 से खत्म, 8 9 9 8 72, ये पूरा काटेंगे तो 81 बार कट जाएगा और आर बराबर आ जाएगा 9%। बात समझो मैं कर क्या रहा था कि SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 और ये दिया हुआ था SI, तो ब्याज गुणित 100 बटा P मूलधन और R और T का वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंखिक मान है, वो समान है। कह रहा है ना समान साधारण ब्याज दर और वर्ष, यानी T बराबर है R के, तो T को R रख सकते हैं, तो ये R स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको R मिल जाएगा 9%। अगला क्वेश्चन है कि मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ ऋण लिया। यदि उसे 2 वर्ष के अंत में 7,05,600 रुपए का भुगतान करना पड़ा, 7,05,600 रुपए का भुगतान करना पड़ा, तो उतना भुगतान करके अपना ऋण चुकाया, तो उसे कुल कितना ऋण लिया था। ब्याज को समझने की कोशिश करो कि अगर 5% की दर से आप ऋण लेते हैं तो 2 साल का ब्याज क्या होगा। ठीक है, 5 साल के हिसाब से 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 5 + 5 गुणित 5 बटा 100, यानी 10.25, यानी अगर मिश्रधन की बात करोगे तो ये 110.25% बराबर होगा 7,05,600 के। 100% अगर मूलधन निकालना है आपको तो 7,05,600 बटा 110.25 गुणित 100, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 6,40,000 आपका आंसर। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुनी हो जाएगी। ध्यान से समझना दोस्त, क्या मामला क्या है, कह रहे कितना गुना हो जाएगा ना। तो देखो, जैसे 1 रुपया है, 3 साल में कितना हो गया, 3.375 गुना हो गया, यानी इतना रुपया हो गया। यानी ब्याज क्या हुआ दोस्त, ब्याज हो गया 2.375, ये ब्याज हो गया। अब क्या कह रहे हैं, जब यह ब्याज हो गया तो आपको फॉर्मूला पता है, CI इज इक्वल टू होता है P1 + R/100⁻T - P। क्लियर है कहानी। ठीक, ये कहानी क्लियर है। अब क्या कर सकते हो आप कि इसको क्या कर देंगे आप कि ये +1 हो जाएगा आके इधर। तो CI/P +1 इज इक्वल टू 1 + R/100⁻T। अब देखो ब्याज क्या है, 2.375, मूलधन कितना है 1 + 1 बराबर 1 + R/100⁻T। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 33727, हाँ 3375 बाई 1000 बराबर 1 + R/100⁻3। और जब इसका क्यूब निकालोगे आप, इसको जब कुल सॉल्व कर लोगे तो ये R इज इक्वल टू 50% आपको दे देगा। बस इसको सॉल्व करना है, ये क्यूब है, इसका क्यूब निकाल लेना है, आपको ये मिल जाएगा 15/10, और 15/10 को आप निकाल लेंगे,
100 से गुणा हो जाएगा, तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। यही कैलकुलेशन है आपका, ये हो गया। इस सवाल को अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो बस आप यहां पे आइए और 3 साल का ब्याज 2 गुना मिल रहा है, 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा, और 50% कर दोगे, 50% 3 साल मिलेगा तो 50 तिया 150, 100% ही 2 गुना है, ठीक है ना? ठीक, तो या 150 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 450, नहीं मूलधन नहीं दूंगा, ब्याज होगा। ठीक, 150 यानी ये ही 50 ही इसका आंसर होगा, ये कंफर्म बात है। अगला सवाल, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं। क्यू अकेले इसे 84 दिनों में कर सकता है। यदि क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है तो पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे? 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। P प्लस क्यू 21 और Q 84, एलसीएम 84, 21 चौक 84, ये यानी P का एक दिन का काम कितना हो गया दोस्त? 3। P का एक दिन का काम 3 हो गया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि P और Q मिलके, और Q का एक दिन का काम 1, Q का एक दिन का काम 1, यानी दोनों मिल जाए 1। लेकिन Q अगर 2 गुना काम करे, यानी एक दिन में 2 काम करे, P एक दिन में 3 काम करे, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। तो पूरा काम करने में 84/5 लगभग 17 दिन, 17/5 होता है, 17 दिन लगेंगे। क्लियर है? देखो P प्लस क्यू 21 दिन में, Q 84 दिन में, एलसीएम लिया पूरा 84, P प्लस क्यू का एक दिन का काम 4, Q का एक दिन का काम 1, तो P का एक दिन का काम 3 हो गया, और Q का एक दिन का काम 1 है। अगर वो 2 गुना काम करे डेली, यानी 2 काम करे, तो दोनों मिल जाए PQ, तो एक दिन में 5 काम होगा, और 84 काम करने में लगभग 17 दिन लगेंगे। क्लियर है कहानी? अगला सवाल, अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, 3 गुना दक्ष है। इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। वह समय दिनों में ज्ञात करें जिससे वे एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं भैया? क्षमता है, अमृत है और भगत है। दक्षता का अनुपात 3:1 है, ये दक्षता है, तो दिन का अनुपात क्या होगा? 1:3। और कह रहे हैं इसका जो अंतर है ये 50 है, 2 बराबर 50। अनुपातिक अंतर 1 और 3 का 2, 2 बराबर 50, यानी 1 बराबर 25। यानी अमृत जो काम 25 दिन में कर देता है, भगत उसको 75 दिन में करता है। कह रहे हैं दोनों मिल जाएं, A 25 और B 75, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये 75 हो गया, 25 तिया 75, और ये 1 हो गया 4, यानी 75/4। और 75/4 का मतलब हो गया ना 1 18 चौक 72, 18 सही 3/4 दिन, 18 सही 3/4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना समय लगेगा? 18 सही 3/4 दिन। क्लियर है कहानी? ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला इस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ 3 सही 1/2 घंटे तक खोला जाता है और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोला जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? यही कहानी है इस सवाल की। देखिएगा कैसे करना है आपको दोस्त। तो क्वेश्चन आपके लिए मिनिमाइज कर रहा हूं, अब आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ए 20 घंटे में और बी 30 घंटे में भर सकता है, जबकि सी अकेला उसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए ठीक है, एलसीएम हो गया 60, इसका काम 3, इसका काम 2 और इसका काम 6। ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। क्लियर कहानी?
ठीक है, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। अब कह रहे हैं ए और बी को 3.5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। ए और बी मिलके 5 काम करते हैं, 3.5 घंटे के लिए खोला गया है, तो 3 दूनी 6, 7/2 यानी 35/2 पानी भर गया। और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोला जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब 35/2 पानी भरा है और हर घंटे 6 पानी खाली हो रहा है, तो कितना समय लगेगा खाली होने में? 35/12 यानी 12 दूनी 24, 2 घंटा प्लस 11/12 घंटा। तो यानी 2 घंटे पूरे अब प्लस 12 पंजे 60, 55 मिनट। ये आपका 2 घंटा 55 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, सिंपल सवाल है एकदम। अगला सवाल, पाइप ए टैंक को भरने वाला है जबकि बी और सी टैंक को खाली करने वाले पाइप है। ध्यान देना जरा, ऐसे सब सवाल पुलिस के क्वेश्चंस में बन रहे हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस का 2020 का सवाल है, आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि पाइप ए टैंक को भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी टैंक को खाली करने वाले पाइप है। ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी अकेले टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली करेगा? दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल है। ओके, ठीक है। तो अब देखिए इसको करना क्या है दोस्त, आपको इसको करना यह है कि एक पाइप 10 घंटे में भर सकता है, बी इसको 24 घंटे में खाली कर सकता है, और सी कितने देर में खाली करेगा पता नहीं है। तो एलसीएम कितना हो गया? 120x। मान लिया सी x घंटे में खाली करता है, तो ए का काम कितना हो गया? 12x, बी का कितना हो गया? 5x। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, और इसका काम कितना हो गया? 120 माइनस। यानी फाइनली जो 1 घंटे में भर रहा है वो 7x माइनस 120, यानी पूरा काम 120x बटा 7x माइनस 120 और बराबर 40। सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर मिलेगा आपको 30 घंटा, और ये 30 घंटे में पूरी टंकी खाली करेगा। तो 3/2 कितना? 2/3 खाली करने में कितना समय लगेगा? 30 2/3 यानी 20 घंटा लगेगा। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 कारें दोपहर 12 बजे एक समय में 3.6 किमी के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में चलती हैं। इनकी गति क्रमशः 72 किमी प्रति घंटा और 90 किमी प्रति घंटा है। कारें पुनः किस समय मिलेंगी? सवाल को समझ लो जरा सा, ये सर्कुलर मोशन का सवाल है कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और जो 3.6 किलोमीटर 3.6 किमी का है। इस पर एक बिंदु से 2 कारें, एक 72 किमी प्रति घंटा और एक 90 किमी प्रति घंटा की चाल से घूमना शुरू करती है। कितने समय के बाद वो एक साथ मिलेंगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा 3.6, दूरी बटा चाल 72, यानी ये कितना हो गया? 36 दूनी 72 यानी 1.20 और इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? जो 90 वाला है, 90 वाले को 3.6 बटा 90 यानी इसको लग जाएगा 1/25, 2.5, 36 दूनी 72, 18, 90, 25 घंटा। ठीक है। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा इसका, ऊपर का एलसीएम 1 और 20, 25 का एचसीएफ लोगे तो 5, 1/5 घंटा, 1/5 घंटे का मतलब होता है 12 मिनट, और 12 मिनट का मतलब है कि 12:12 पर पुनः ये कारें एक साथ मिलेंगी। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था, बस क्वेश्चन को घुमाया गया था आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को घूमना नहीं है क्वेश्चन के साथ। अगली बार अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे से 100 किमी की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किमी की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। इनकी चाल का अनुपात क्या है? चाल बराबर होता क्या है दोस्त, ये बताओ? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल समानुपाती होता है दूरी के। कोई तकलीफ नहीं है। यानी
अगर एक 70 किलोमीटर, भाई देखो है मामला क्या है, एक दो ट्रेनें स्टेशन है, इससे 70 किमी की दूरी पर, ये 70 बचा, ये 30, 100 ही किलोमीटर है, तो यानी एक 70 किमी चला और एक 30 किमी चला, तो दूरी का चाल से समान अनुपात होता है, तो 70 संबंधित 30 यानी 7 संबंधित 3 का अनुपात होगा चाल का, 7 संबंधित 3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि धारा के प्रतिकूल और 11 किमी धारा के अनुकूल जा सकती है। यदि धारा की गति 5 किमी प्रति घंटा है तो धारा, इस सवाल में कुछ छूट रहा है, चलिए ठीक है, इसको छोड़ते हैं। एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।